बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हमने इसे सारसका में इंस्पेक्टर पांडे के हवाले किया था ताकि कई साल पहले चित्तौड़गढ़ में शोभराज और इसके साथियों के हाथों हलाक होने वाली मासूम लड़की की हलाकत की तहकीकात की जा सके, लेकिन चंद रोज पहले वो सारसका के पुलिस स्टेशन में एक संतरी को कत्ल करके हवालात से भाग निकला था। इसे तो इतनी दूर चले जाना चाहिए था कि पुलिस इसकी गर्द को भी ना पा सके, लेकिन वो जयपुर में ऐश कर रहा था, जबकि सारसका यहाँ से सिर्फ 2-2.5 घंटों के फासले पर था। वो वाकई हौसलामंद आदमी था और फिर ये बात भी थी कि पंडितों वाला बेस खत्म कर देने से इसके हुलिये में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। इसे पंडित शोभराज की हैसियत से कोई भी नहीं पहचान सकता था और मेरी नजरों में भी वो महज इत्तेफाक से आ गया था। अगर इसकी गर्दन पर जख्म का वो निशान दिखाई ना देता तो शायद मैं भी इसे ना पहचान सकता। जख्म का वो पुराना निशान ही मेरे तजस्सुस का बायस बना था और मैंने इसे पहचान लिया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता था कि मैं भी 2 मरतबा इसके सामने से गुजरा था, कहीं इसने भी तो मुझे नहीं पहचान लिया। मेरे ख्याल में इसने मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। धौलपुर में जब हमारा आमना सामना हुआ था तो मैं भी साधु के बेस में था और अब मेरा हुलिया भी इस साधु से बहुत मुख्तलिफ था। इसने यकीनन मुझे नहीं पहचाना था। अगर पहचान लिया होता तो वो इस औरत के साथ इस तरह इत्मीनान से बैठा काफी की चुस्कियां ना ले रहा होता। मैं इसे लोगों के बारे में खूब अच्छी तरह जानता था। जो लोग किसी जुर्म में पुलिस को मतलूब हो या किसी और वजह से पकड़े जाने का खौफ हो या किसी दुश्मन की तरफ से वार का अंदेशा हो, ऐसे लोग लाख हुलिया बदल लेने के बावजूद चौकन्ना और चौकस रहते हैं और किसी मुश्तबा शख्स को देखकर वहां टिकने की बजाय फरार का रास्ता इख्तियार करने को तरजीह देते हैं। मैं खुद भी कई मरतबा ऐसी सूरत हाल से 2-4 हो चुका था। क्या चाहिए सर, आपको किसी चीज की तलाश है? शेफ की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और मुड़कर इसकी तरफ देखने लगा। ओह कुछ नहीं, मैंने बात बनाई, यूं ही जरा तुम्हारी इस राजधानी का मुआयना कर रहा था। मेरी इस बात पर शेफ भी मुस्कुरा दिया। किचन में और भी कई खानसामा और दूसरे मुलाजिम मौजूद थे और गालबन किसी को ये शुबा नहीं हुआ था कि मैं किचन में क्यों आया था। मैं चंद लम्हे वहाँ खड़ा इधर उधर देखता रहा जैसे वाकई किचन का मुआयना कर रहा हूँ। फिर सामने वाले दरवाजे से हाल में आने की बजाय पहलू के दरवाजे से निकल गया। इस तरफ एक तंग सी राहदारी थी जो आगे जाकर इस कुशादा राहदारी से मिल जाती थी, जहां ऊपर होटल में जाने के लिए जीना था और इस जीने के नीचे रेस्टोरेंट में आने के लिए भी एक छोटा दरवाजा था। इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो काउंटर के करीब ठाकर को खड़े देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना आज एक शिकार हाथ से निकल जाता। मैंने इसके करीब पहुंचकर सरगोशी की। क्या मतलब, क्या तुमने शिकार खेलना भी शुरू कर दिया है? ठाकर मुस्कुराया, लेकिन मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा। बाहर गाड़ी में बिमला बैठी हुई है, इसे कुछ शॉपिंग करनी थी। 3 घंटे से मुझे पूरे शहर में घुमा रही है। एक चीज घाट दरवाजे से खरीदी जा रही है तो दूसरी चीज भवानी सिंह मार्केट से और तीसरी चीज के लिए सवाए ड्योढ़ी की तरफ दौड़ लगाई जा रही है। इस लड़की ने तो मुझे बुरी तरह थका दिया है। मैं तो तुम्हें ये कहने आया था कि 12 बजे के यहाँ मामला प्रकाश के हवाले करके घर आ जाना। वैसे तुम किस शिकार की बात कर रहे हो? किसी लौंडिया से तो तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती? क्यों, कौन है वो? पंडित शोभराज, मैंने सरगोशी में जवाब दिया। क्या? वो उछल पड़ा। चौंको नहीं, मैंने कहा। दाएं तरफ सेकंड लास्ट टेबल पर एक कपल बैठा हुआ है। इस औरत को तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मगर वो आदमी पंडित शोभराज है। इसका हुलिया बहुत बदला हुआ है, इसे पहचानना आसान नहीं। मैंने तसल्ली कर ली है, वो शोभराज ही है। ठाकर ने बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में इस तरफ देखा और फिर सरगोशी में बोला, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? नहीं, ये वही है, मैंने जवाब दिया। तुम यहाँ काउंटर पर बैठो और गाड़ी की चाबी मुझे दो। बिमला गाड़ी में बैठी हुई है और चाबी बिमला ही के पास अग्नेशन में लगी हुई है, ठाकर ने जवाब दिया। लेकिन अब इससे हमारा क्या वास्ता? वो पुलिस की हिरासत से भागा है। पुलिस जाने और वो जाने, बलवंत सिंह भी अब खत्म हो चुका है और दारा अभी जिंदा है। मैंने इसकी बात काट दी। हो सकता है ये दारा के बारे में कुछ जानता हो। ऐसे लोग एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सोच लो, किसी नई मुसीबत में मत फंस जाना। ठाकर बोला, मुसीबतों से गुजर कर ही तो सुख और शांति का रास्ता मिलता है, मैंने जवाब दिया और मजीद वक्त जाया किए बगैर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। पार्किंग एरिया की बाएं तरफ फुटपाथ के साथ ठाकर की नीली कार खड़ी थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ इसकी तरफ बढ़ गया। बिमला पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। मैं दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा तो वो मेरी
तरफ देखकर मुस्कुरा दी और जब मैंने गौर से बिमला की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो एक मुख्तसर सा ब्लाउज और मिनी स्कर्ट पहने हुए थी। सीट पर बैठने से इसका स्कर्ट सिमट कर कुछ और ऊपर हो गया था। एक ब्राह्मण पंडित की इस बेटी को देखकर मुझे वाकई हैरत होती थी। इसका बस चलता तो कपड़ों के ये चीथड़े भी बदन पर सजाने का तकल्लुफ न करती, लेकिन ये गनीमत था कि ये घर से निकलकर किसी तरह ठाकर जैसे शरीफ इंसान के पास पहुंच गई थी। अगर किसी और के हत्थे चढ़ जाती तो इसका हशर हो चुका होता। तुम गाड़ी चला लेती हो ना? मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। बहुत अच्छी तरह, बल्कि तुमसे ज्यादा अच्छी तरह, बिमला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो ठीक है, तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं पिछली सीट पर बैठता हूँ। मैं ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया और पिछली सीट पर बैठ गया। पिछली सीट पर क्यों हिम्मत सिंह जी? मेरे करीब बैठने की हिम्मत नहीं है क्या? इसने शोख लहजे में कहा और अपनी सीट से खिसक कर ड्राइविंग सीट पर आ गई और इंजन स्टार्ट कर दिया। इंजन बंद कर दो और अंदर की बत्ती भी बुझा दो। मैंने कहा। क्या बात है हिम्मत सिंह जी, रोशनी से डर लग रहा है क्या? बिमला ने कहा। इसके लहजे की शोखी बरकरार थी। और यहाँ से जाने का इरादा नहीं है क्या? फिलहाल नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर मैं भी पीछे आ जाऊं? इसने कहा। इस सीट पर कांटे चुभ रहे हैं क्या? आराम से बैठी रहो, मैंने इसे डांट दिया। डांटना भी जानते हो? बिमला डटाई से मुस्कुराई, फिर बोली। क्या बात है, ठाकर जी का इंतजार है क्या? नहीं, मैंने जवाब दिया। अभी थोड़ी देर में एक औरत और एक मर्द रेस्टोरेंट से निकलेंगे। अगर वो किसी टैक्सी या रिक्शा वगैरह में बैठे तो इनका ताक़ब करना है, मगर बड़ी होशियारी से, इन्हें शुबा ना होने पाए। तुम्हें दिलचस्पी किस से है, औरत से या मर्द से? बिमला ने कहा। फिर जल्दी से बोली, लेकिन शायद मेरा ये सवाल ही गलत है। तुम्हें किसी औरत से दिलचस्पी क्यों होने लगी? अलबत्ता मैं ये जरूर पूछूंगी कि मर्द कौन है। पंडित सोबराज, मैंने जवाब दिया। ये कौन साहब हैं? बिमला ने पूछा। सारसका में ठाकर और रूपमती का एक एक्सीडेंट होने से एक रोज पहले हम दारा और बलवंत सिंह की तलाश में धूलपुर गए थे। बलवंत सिंह वगैरह तो हमारे पहुंचने से पहले ही वहां से निकल चुके थे। अलबत्ता पंडित सोबराज से एक यादगार मुलाकात हो गई थी। इसने कुछ ऐसे इंकशाफात किए थे कि हमें इसे पुलिस के हवाले करना पड़ा। और इस रोज अस्पताल में इस एसीपी भंडारी ने हम तुम्हारे सामने ही बताया था कि पंडित सोबराज एक संतरी को कत्ल करके हवालात से फरार हो गया था। और यही पंडित सोबराज इस वक्त एक हसीन औरत के साथ रेस्टोरेंट में बैठा कॉफी पी रहा है। मेरी एक बात मानो हिम्मत सिंह जी, बिमला मेरी तरफ देखते हुए बोली। अपना जीवन बिला वजह जोखिम में मत डालो। ये मामला पुलिस के लिए छोड़ दो, वो खुद ही इसे तलाश कर लेंगे। तुम क्यों कष्ट उठाते हो? वो चाहे 6 कत्ल और भी कर दे तो मुझे परवाह नहीं होगी, लेकिन ये वाहिद शख्स है जिससे दारा के बारे में कुछ मालूम किया जा सकता है, मैंने जवाब दिया। ओह, बिमला ने कहा। फिर तो मैं जहन्नम तक इसका पीछा करने को तैयार। जहन्नम में नहीं, हमें इस दुनिया ही में इसको पकड़ना है। मैंने इसकी बात काट दी। बिमला से बातें करते हुए मैं बार बार रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देख रहा था। शायद बिमला ने सोचा हो कि मैं इसके लिबास की वजह से इसे नजरअंदाज करने के लिए पिछली सीट पर आया हूँ, लेकिन मेरी पिछली सीट पर आने की 2 वजूहात थी। सोबराज इतना बेपरवाह भी नहीं हो सकता था कि अपने ताक़ब पर तवज्जो न देता, मगर ड्राइविंग सीट पर देखकर इसे किसी किस्म का शुबा हो सकता था। अगर एक खूबसूरत लड़की पीछे आ रही हो तो इस पर ज्यादा शुबा नहीं होता। पिछली सीट पर बैठने का एक मकसद ये भी था कि वो मुझे ना देख पाए, इसलिए मैंने कार की अंदर की बत्ती भी ऑफ करवा दी थी। 20 मिनट गुजर गए। इस दौरान में 2-3 गाहक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे और एक जोड़ा बाहर भी निकला। 5 मिनट और गुजर गए। रेस्टोरेंट का दरवाजा एक बार फिर खुला और इस मर्तबा सोबराज को इस औरत के साथ बरामद होते देखकर मैं संभल कर बैठ गया। यही है वो, मैंने धीमे लहजे में बिमला को बताया। लेकिन अभी इंजन स्टार्ट मत करना, इन्हें कुछ दूर निकल जाने दो। बिमला भी संभल कर बैठ गई। मेरा ख्याल था कि वो औरत और सोबराज सड़क पर आकर या तो वहीं रुककर किसी टैक्सी वगैरह का इंतजार करेंगे या मुखालिफ सिमत में तकरीबन 150 गज आगे टैक्सी स्टैंड की तरफ जाएंगे। लेकिन वो हाल से निकलने के बाद पार्किंग एरिया की तरफ मुड़ गए और सुर्ख रंग की एक फियाट कार के करीब रुक गए। औरत ने अपने कंधे में लटके हुए पर्स में से चाबियों का गुच्छा निकालकर सोबराज की तरफ बढ़ा दिया। सोबराज ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और झुककर पैसेंजर सीट के दरवाजे की लॉक नब उठा दी। वो औरत भी दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। 2 मिनट बाद सुर्ख फियाट पार्किंग एरिया से निकलकर सड़क पर आ गई और हमारी गाड़ी के करीब से गुजर गई। मैं झुककर नीचे हो गया था, लेकिन इन दोनों में से किसी ने हमारी कार की तरफ नहीं देखा था। बिमला ने कार का इंजन स्टार्ट करके इसे हल्के से झटके से आगे बढ़ा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ठाकुर रेस्टोरेंट के दरवाजे में खड़ा था। इस वक्त 11:15 का वक्त था। स्टेशन रोड पर अच्छा खासा ट्रैफिक था और बिमला बड़ी होशियारी से ड्राइविंग कर रही
रही थी। इसने सुर्ख फियाट और अपने दरमियान तकरीबन 150 गज का फासला रखा था और मैं समझता था कि किसी के तवाक़ुब के लिए ये बहुत मुनासिब फासला था। सोबराज की कार एक और सड़क पर घूमकर होटल जे अशोक की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। इस सड़क पर भी कुछ ट्रैफिक था, इसलिए ताक़ब का शुबा नहीं हो सकता था। अशोक होटल से आगे सवाईजी सिंह हाईवे से वाटर वर्क्स रोड की तरफ मुड़ते ही बिमला संभल कर बैठ गई। इसने दरमियानी फासला कुछ और बढ़ा दिया। इस सड़क पर ट्रैफिक बराए नाम ही था और अंदेशा था कि सोबराज को ताक़ब का शुबा हो जाएगा। वाटर वर्क्स रोड आगे जाकर नरवान मार्ग से मिल जाती थी, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत पेश नहीं आई। सोबराज की फियाट दाएं तरफ एक जैली सड़क पर मुड़ गई थी। इस तरफ रिहायशी बंगले थे और कई गलियां थी। बिमला ने कार इस तरफ मोड़ने से पहले ही हेडलाइट्स बुझा दी। अगली कार हमसे तकरीबन 200 गज आगे थी और फिर वो कार एक गली में मुड़ गई। बिमला ने अक्लमंदी ये की कि कार गली में घुमाने की बजाय मोड़ पर रोक ली और इंजन बंद कर दिया। मैं कार से उतरकर तेज तेज कदम उठाते हुए कॉर्नर वाले बंगले की दीवार की आड़ से दूसरी तरफ झांकने लगा। तकरीबन 50 गज आगे वो कार एक बंगले के सामने रुकी हुई थी। इसकी हेडलाइट्स रोशन थी और वो औरत कार से उतरकर बंगले का गेट खोल रही थी। सुर्ख फियाट बंगले में दाखिल हो गई और गेट बंद हो गया। मैं गली में चलते हुए इस बंगले के सामने से गुजरा और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वापस आ गया। बंगले के गेट और बरामदे की बत्ती नहीं जलाई गई थी, लेकिन बरामदे के साथ दाएं तरफ वाली एक खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी। वो गली के मोड़ से चौथा बंगला था। वापस आकर मैं गाड़ी में बैठ गया। बिमला ने मेरे बैठते ही इंजन स्टार्ट कर दिया था। आगे वाली गली में मोड़ लो, मैंने इशारा किया। कार इस गली से आगे निकलकर बंगले की पीछे वाली गली में मुड़ गई। गली के इख्तिताम पर दाएं बाएं सड़क थी और सामने पार्क था। मेरे इशारे पर बिमला ने कार दाएं तरफ मोड़कर पार्क के जंगले के साथ एक दरख्त के नीचे रोककर इंजन बंद कर दिया। तुम कार ही में बैठी रहो, डरोगी तो नहीं, मैंने अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा। अब मुझे डर नहीं लगता और इस वक्त तो इसने डैशबोर्ड का खाना खोलकर इसमें रखा हुआ पिस्तौल निकाल लिया और पुरएतमाद लहजे में बोली, और इस वक्त अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगी। ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं चौंक गया। ठाकुर जी ने रखा था और मुझे भी बता दिया था, बिमला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं कार से उतर आया। बिमला ने दरवाजा अंदर से लॉक करके कार की पार्किंग लाइट बुझा दी और सीट की पुश्त से टेक लगाकर नीम दराज हो गई। पिस्तौल इसने गोद में रख लिया था। इसके पास पिस्तौल की मौजूदगी से मुझे भी इत्मीनान हो गया था। मैं गली में चलते हुए इस बंगले की पुश्त पर आ गया। सोबराज और इस औरत के बारे में मैं अब भी उलझन का शिकार था। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। रेस्टोरेंट में इन दोनों को देखकर मैं यही समझा था कि वो कोई शिकारी औरत है, लेकिन कार में बैठने से पहले इस औरत ने पर्स में से कार की चाबी निकालकर जिस तरह सोबराज के हवाले की थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनके ताल्लुकात नए नहीं हैं, वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सोबराज तो धौलपुर में रहता था, यहाँ किसी औरत से इसका क्या ताल्लुक? मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरा जहन उलझता गया। बंगले की अकबी दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। अंदर की तरफ नारियल के 2-4 दरख्त भी नजर आ रहे थे। मैं दीवार के करीब रुककर इधर उधर देखने लगा। सामने वाली कितार के बंगलों की पुश्त भी इसी तरफ थी। यूं भी रात के 12:30 बज रहे थे। गली में सन्नाटा था और तारीकी भी। मैंने झुककर पिंडली पर बंधे हुए खंजर की मौजूदगी को महसूस किया। मेरा पुराना खंजर तो काली के मंदिर वाली पहाड़ियों ही में कहीं गिर गया था और जयपुर आने के बाद मुझे एक नया खंजर खरीदना पड़ा था। दीवार पर चढ़ने और दूसरी तरफ कूदने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। यहाँ काफी खुली जगह थी और जा बजा गार्डिनिया के पौधे लगे हुए थे, जिनकी शाखें ऊपर से काट कर छतरियों जैसी शक्ल दे दी गई थी। जमीन पर खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। बंगले के दोनों तरफ कशादा गलियारे से थे और वहाँ भी दीवारों के साथ साथ पौधे लगे हुए थे। पिछली तरफ गालबन 3 कमरे थे, लेकिन तमाम खिड़कियां तारीक थीं, जिसका मतलब था कि वो दोनों सामने वाले रुख पर किसी कमरे में थे। इस तरफ एक दरवाजा भी था जो बंद था। मैं दबे कदमों इस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। खुश्क पत्ते मेरे पैरों के नीचे आकर चुरमरा रहे थे। मैं बहुत मोहतात होकर आगे चलता रहा। दरवाजा अंदर से लॉक था। मैं दीवार के साथ साथ चलता हुआ बाएं तरफ वाले गलियारे में आ गया। इस तरफ एक खिड़की में रोशनी थी। अंदर की तरफ अगरचे नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन एक तरफ चंद इंच के करीब पर्दा हटा हुआ था। मैंने शीशे से आंख लगा दी। ये बेडरूम था। वो औरत ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठी हुई थी। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी, लेकिन आईने में इसका रुख सामने का रुख नजर आ रहा था। सोबराज बेड की पट्टी पर टिका हुआ था। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन इनमें से किसी की आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी।
इसलिए अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। वो औरत अपने बदन पर सजे हुए जेवरात उतार रही थी। पहले इसने कानों के झुमके उतार कर अपने सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखे, फिर नेकलेस उतारा और आखिर में चूड़ियां और अंगूठियां उतार कर रख दी। सर को मखसूस अंदाज में हरकत देकर बालों को हल्का सा झटका दिया और ब्रश करने फेरने लगी। तुम कपड़े बदल लो, मैं किचन में जा रहा हूँ, चाय का मूड हो रहा है। शोभराज ये कहते हुए उठ गया। इस मर्तबा इसकी आवाज बुलंद थी और अल्फाज मेरी समझ में आ गए थे। शोभराज कमरे से निकल गया। वो औरत भी ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर खड़ी हो गई और साड़ी के बाल खोलने लगी। इसने साड़ी उतार कर फेंक दी और फिर ब्लाउज भी उतार दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, गर्दन पर चौंटियां सी रेंगने हुए महसूस होने लगी। वो आईने के सामने कदरे आगे को झुककर दाएं कंधे पर उंगली से टटोल कर कुछ देखने लगी। फिर सीधी हुई तो इसका हाथ पेटीकोट पर पहुंच गया और फिर ठीक इसी लम्हे अपने अकब में खुश्क पत्तों के चिरचिराने की आवाज सुनकर मैं तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन मुझे देर हो चुकी थी। शोभराज ने डंडे से मेरे सर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बार मेरे बाएं कंधे पर पड़ा और मैं बेइख्तियार करा उठा। अब बात मेरी समझ में आ गई थी। उन्होंने शायद खिड़की के करीब मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था और शोभराज ने बड़ी जहानत का सबूत देते हुए मुझे फांसने की कोशिश की थी। वो औरत जानती थी कि मैं खिड़की से झांक रहा हूँ। इसने महज इसलिए कपड़े उतारना शुरू कर दिए थे कि मैं इसकी तरफ मतवज्जो रहूं और शोभराज अपना काम कर गुजरे। शोभराज ने दूसरा वार करने के लिए डंडा सर से ऊपर उठाया। मेरे कंधे पर अगरचे जोरदार जरब लगी थी, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। इसने जैसे ही हमला किया, मैंने इसका वार बाएं कलाई पर रोका और दाएं हाथ से इसकी बगल में जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। शोभराज अपनी जगह से तकरीबन 1 फुट ऊपर उछला। डंडा इसके हाथ से छूटकर गिर गया था। मैंने इसकी कलाई पकड़ ली और दूसरा घूंसा इसकी कोहनी के नीचे मारा। इस मर्तबा वो कर्रा उठा, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने संभल कर मेरी पिंडली पर ठोकर मार दी। वो लेदर शूज पहने हुए था। जूते की सख्त टो हथौड़े की तरह हड्डी पर लगी और मैं नाच कर रह गया। शोभराज ने इस मौका से भरपूर पूरा फायदा उठाया और उछल कर साइड किक रसीद कर दी। मैंने किक रोकने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हो सका। हथौड़े जैसी जरब मेरे पहलू में लगी और मैं लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकरा गया। ये किक खाते ही मेरे दिमाग में जमाका सा हुआ और मुझे याद आ गया कि मेरा मुकाबला किसी सड़क छाप गुंडे से नहीं, एक माहिर मार्शल आर्टिस्ट था। धौलपुर में इससे 2 हाथ हो चुके थे। शोभराज ने दूसरी किक लगाई, जिसे मैंने बड़ी फुर्ती से ब्लॉक किया। दूसरे ही लम्हे इसने उछलकर एक और किक लगाई, लेकिन मैंने इसका ये हमला भी नाकाम बना दिया और फिर वो पे दर पे किक पर किक लगाता रहा और मैं इसकी हर किक ब्लॉक करता रहा और बिल आखिर मुझे भी जवाबी कार्रवाई का मौका मिल गया। मेरी पहली राउंड हाउस किक इसके बाएं बाजू पर कोहनी और कंधे के दरमियान लगी। वो बुरी तरह बिलबिला उठा। मैंने इसे संभलने का मौका नहीं दिया और पे दर पे इस पर हमले करता रहा। इसने मेरी 1-2 किक्स बड़ी खूबसूरती से ब्लॉक की थी, लेकिन इसके बावजूद इसे जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं मिल सका। हम दोनों एक दूसरे पर हमले करते हुए बंगले के अकबी हिस्से में आ गए थे, जहाँ थोड़े फासले पर गार्डिनिया के तराशे हुए पौधे लगे हुए थे। यहाँ पहुँचते ही वो फ्लाइंग किक लगाने के लिए हवा में उछला, लेकिन मैंने इसके दोनों पैर पकड़कर हवा में ही उछाल दिया। वो कलाबाजी खाते हुए एक पौधे के ऊपर गिरा और शाखें दबने से वो दूसरी तरफ लुढ़क गया। मैं संभल कर इसके ऊपर जा गिरा और इसे घोंसों की बाड़ पर रख लिया। शोभराज की पिटाई करते हुए मैं अपने उस्तादों का दिया हुआ सबक भूल गया था कि हरीफ का मुकाबला करते हुए अपना दिमाग ठंडा रखो। इसकी पिटाई के जोश में मुझे इस वक्त ये भी याद नहीं रहा था कि शोभराज यहाँ अकेला नहीं है, इसके साथ एक औरत भी थी। मैं शोभराज के सीने पर सवार था। इधर मैंने इसके जबड़े पर घूंसा मारा, उधर मेरे सर पर धमाका हुआ। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। आंखों के सामने पहले बिजली का कौंधा सा लपका, फिर रंग बिरंगे जर्रात नाचने लगे। मैंने सर को जोरदार झटका दिया। इसके साथ ही मेरे नीचे दबे हुए शोभराज ने मुझे एक तरफ उछाल दिया। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। इसी लम्हे मैंने एक हेबले को अपनी तरफ लपकते हुए देखा। वो औरत दोनों हाथों में डंडा उठाए मुझ पर हमला आवर हो रही थी। मेरे सर पर भी किसी ने डंडे से हमला किया था। इस मर्तबा मैंने हाथ उठाकर इसका हमला रोकने की कोशिश की। डंडा मेरे हाथ पर लगते हुए सर पर लगा और इस मर्तबा मैं अपने आवाज बरकरार नहीं रख सका और मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। मैं शायद ज्यादा देर तक बेहोश भी नहीं रह सका था। होश में आया तो मैं एक कमरे में कालीन पर पड़ा हुआ था। ये गालबन ड्राइंग रूम था। कमरा खासा बड़ा था। सोफों के दरमियान खुली जगह थी। सामने एक सोफे पर शोभराज के साथ वो औरत भी बैठी हुई थी। इसके जिस्म पर पेटीकोट
कोट और ऊपर ब्लैक रंग का मुख्तसर सा इनर वेयर था। वो अगरचे खुद भी निहायत खतरनाक शय थी, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक चीज स्याह रंग का वो पिस्तौल था जो इसके हाथ में नजर आ रहा था। मुझे होश में आते देखकर शोभराज एक झटके से उठ गया और मेरे कूल्हे पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मैंने तुम्हें इस वक्त देख लिया था जब तुम बंगले की अकबी दीवार से अंदर कूदे थे। इसके लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो। वैसे शक्ल से तुम पुलिस वाले तो नहीं लगते। पुलिस का खौफ तो इसे होता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मैंने जवाब दिया। तुम्हारे इस जुमले से ये साबित होता है कि तुम किसी मामले में पुलिस को मतलूब हो, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम पुलिस से क्यों खौफजदा हो। पंडित शोभराज क्या? वो उछल पड़ा। इसने औरत की तरफ देखा और फिर मेरे जिस्म पर ठोकरों की बारिश कर दी। तुम मेरी असलियत जानते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो। बहुत जल्द भूल गए, मैंने जवाब दिया। चंद रोज पहले ही तो धौलपुर में हमारी धुआंधार मुलाकात हुई थी। मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले किया था, लेकिन तुम एक संतरी को कत्ल करके हवालात से भाग निकले। इस बदले हुए हुलिये में तुम पुलिस को तो धोखा दे सकते हो, मेरी नजरों को नहीं। मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। वो शोभराज का चेहरा धुआं हो गया। वो चंद लम्हे गहरी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा और फिर दूसरे ही लम्हे वो मुझ पर पल पड़ा। इस मर्तबा इसकी ठोकरें ज्यादा जोरदार थीं। एक मर्तबा मुझे मौका मिल गया। मैंने इसका पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो लड़खड़ा कर गिरा। मैंने इस पर छलांग लगा दी, इसे दबोच लिया। इसी लम्हे वो औरत सोफे से उठकर मेरी तरफ लगी। इसने पिस्तौल के दस्ते से मेरे सर पर जरब लगाने की कोशिश की, लेकिन वार मेरे कंधे पर पड़ा। मैं कर्रा उठा और शोभराज को मेरी गिरफ्त से निकलने का मौका मिल गया। अब वो दोनों मेरी ठुकाई कर रहे थे। बस बस, बहुत हो चुकी, अब छोड़ दो इसे। ये आवाज सुनकर इन दोनों के हाथ पैर मशीनी अंदाज में रुक गए और इस आवाज ने तो मुझे भी चौंका दिया था। लेकिन इसी लम्हे गालबन गैर इरादी तौर पर शोभराज की टांग हरकत में आई थी। इसकी ठोकर मेरे पहलू पर पड़ी और मैं कर्रा उठा। मैंने कहा ना बस करो, बच्चे की जान लोगे क्या? दरवाजे में खड़ी हुई बिमला ने कहा और फिर इस औरत को मुखातब करके बोली, ए चमक चलो, अपने हाथ से पिस्तौल फेंक दो। इस औरत ने पिस्तौल नाल की तरफ से पकड़ रखा था और वो दस्ते से मेरे जिस्म पर जरबें लगाती रही थी। वो बिमला को देखकर यकीनन बदहवास सी हो गई थी। जब कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो आदमी यकीनन कंफ्यूज हो जाता है और कोई सीधी सादी बात भी फौरी तौर पर इसकी समझ में नहीं आती। और वो औरत भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार थी, क्योंकि पिस्तौल अभी तक इसी अंदाज में पकड़ा हुआ था और वो इसे इस्तेमाल करने का इरादा भी नहीं रखा। अचानक फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। इसके साथ ही कमरे में इस औरत की चीख भी उभरी थी। बिमला की चलाई हुई गोली इसके पैर से तकरीबन 1 फुट दूर कालीन पर लगी थी और वो औरत चीखते हुए उछलकर वहां से 2 कदम दूर हट गई। इसके हाथ से पिस्तौल भी छूटकर गिर गया था। छी छी, बिमला इसकी तरफ देखते हुए बोली, कितनी बेशरम हो तुम, ऐसे कपड़े पहनकर गैर मर्दों से कबड्डी खेलती हो। जाओ ढंग के कपड़े पहन कर आओ। इसने पिस्तौल से सामने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। इस औरत के चेहरे पर खौफ के साथ आंखों में शदीद उलझन के तासरात भी थे, लेकिन ये बात इसकी समझ में आ गई थी कि इसे जाने को कहा गया था। इसने जैसे ही कदम उठाया, बिमला चीख उठी, अरे नहीं, यहीं रुक जाओ, बाहर जाकर कहीं तुम कोई गड़बड़ न कर दो। इस सोफे पर बैठ जाओ, बैठो। बिमला ने आखिरी लफ्ज इस कदर जोर से चीख कर कहा था कि वो औरत बुरी तरह गड़बड़ा गई। इसने सोफे पर बैठने में देर नहीं लगाई थी, बल्कि वो सोफे पर गिर गई थी। इसका चेहरा खौफ की शिद्दत से पीला पड़ गया था और वो हौले हौले कांप रही थी। मेरी हैरत से बिमला की तरफ देख रहा था। वो बहुत कम गो लड़की थी और बहुत संजीदा गुफ्तगू करती थी। इससे बातें करते हुए मुझे हैरत होती थी कि ऐसी कम उम्र लड़की इस कदर संजीदा कैसे हो सकती है। और इस वक्त तो वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी, लेकिन बहरहाल वो जैसी भी थी, इस वक्त इसने बाजी पलट दी थी। अब तुम्हारी बारी है हिम्मत सिंह, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। इस जाली पंडित को इतनी मार लगाओ कि अपना नाम भूल जाए, और इस हराफा की अब तुम फिक्र मत करना, ये अपनी जगह से नहीं उठेगी। मैं अचानक ही खड़े खड़े अपनी जगह से उछला और हवा में घूम गया। उछलते ही मैंने अपनी एक टांग समेट ली थी और दूसरी टांग फैलाकर जोरदार किक लगाई। मेरे पंजे का निचला हिस्सा शोभराज की गर्दन पर लगा और वो उलटकर सोफे के करीब गिरा। मैं अपने आप को संभाल कर दोबारा इसकी तरफ लपका तो इसने चीखते हुए दोनों हाथ उठा दिए। ठहरो ठहरो, मैं मेकान की अंदाज में रुक गया।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।